नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नौकरशाही पर। दरअसल जब पार्टियां सरकार में होती है तब भी नौकरशाही निशाने पर होती है, और जब प्रतिपक्ष में होती है तो प्रतिपक्ष के निशाने पर नौकरशाही निशाने पर हुआ करती है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नौकरशाही ना हो गई, गरीब की लुगाई हो गई। सरकार सत्ता पक्ष है तो उसके निशाने पर, प्रतिपक्ष है तो उसके निशाने पर, और अगर चुनाव है तो सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के निशाने पर। हर कोई कहता है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, और अब तो नया मामला ये कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको लेकर भी अधिकारियों पर एक तरह से निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अधिकारी प्रचार के माध्यमों को किसी भी निजी संस्थानों पर, कहीं घरों पर अगर बैनर पोस्टर लगे तो वो उतरवा देते हैं। इसी को लेकर कभी कांग्रेस निशाना साधती है तो कभी बीजेपी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि निशाने पर नौकरशाही मामला चुनाव का है, लोकतंत्र का है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे हमारे विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। स्काइप पर रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे गांव देहात से जुड़ी खबरों के जानकार पत्रकारों में शामिल रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं ज़रूर ये सुनना चाहूँगा कि आखिर भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव वो क्या कहते हैं, और कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया नौकरशाही को लेकर क्या टीका टिप्पणी करते हैं। पहले वो सुन लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव के संदर्भ में कार्रवाई चल रही हैं, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री भाजपा नेता श्री अमित शाह ने कल भोपाल के अंदर खुली बैठक में साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी कमल का ध्यान न रखे उसे छोड़ना नहीं, और शिवराज जी आप भी मैसेज कर दो कि मैं ही बचा नहीं पाऊंगा। ये सीधी सीधी मशीनरी के लिए शासकीय तंत्र को बहुत चेतावनी है कि कहीं ना कहीं इस तरह से वो चाहते हैं कि कर्मचारी अधिकारी डर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। साफ तौर पे आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना, किसी पद पर क्यों ना बैठा हो, आचार संहिता का सम्मान सबको करना होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर हमने आज निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा हमारे कार्यकर्ता जो दुपहिया वाहन पे झंडे लगाते हैं या अपने घरों पर जो झंडे लगाते हैं उसको हटाने का कार्य किया जा रहा था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने दुपहिया वाहन पर एक निश्चित साइज का झंडा लगा सकते हैं। और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे इस विषय पर मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय ने भी आश्वस्ति दी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से चुनाव आदर्श संहिता के अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। तो हमने सुना कि किस तरह से बात नौकरशाही को लेकर हो रही है। गौरव जी, दरअसल जब पार्टियां सरकार में होती है तो उनके कार्यकर्ता नौकरशाही को निशाने पर लेते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। अब वो काम नैतिक है, अनैतिक है, कानून विधि सम्मत है, विधि विरुद्ध है, वो अलग बात है, लेकिन नौकरशाही निशाने पर होती है। अब जब पार्टियां प्रतिपक्ष में होती है तो नौकरशाही पर निशाना साधती है, और अब तो चुनाव का माहौल है तो सत्ता भी निशाना साधती है, और प्रतिपक्ष तो उसका तो बनता है, क्योंकि अक्सर नौकरशाही कई बार सत्ता के पक्ष में काम करती हुई दिखती है। तो कुल मिलाकर नौकरशाही एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर कोई निशाना साधता है। और दूसरी बात ये कि नौकरशाही में इतना दम भी है कि वो चाहे जिस सरकार को सफल कर दे, वो चाहे जिस सरकार को असफल कर दे, ये उसके पास मादा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि नौकरशाही वो सत्ता है लोकतंत्र में जो एक बार सरकार में जब वो प्रशासन में आते हैं तो 30 साल बाद रिटायर होते हैं। पार्टियां तो सरकार में आती जाती हैं, लेकिन स्थायी सरकार तो अफसर ही होते हैं, नौकरशाही होती है। आपकी राय कि लोकतंत्र में नौकरशाही को कितना डराना चाहिए, कितना धमकाना चाहिए, दूसरे शब्दों में कहें तो इस नौकरशाही के घोड़े को कितना कसना चाहिए और कितनी इसको छूट देनी चाहिए? गौरव जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, बहुत अच्छा मुद्दा इस बहाने आज आपने छेड़ा है। अगर हम मध्य प्रदेश की नौकरशाही के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की नौकरशाही किसी समय देश की टॉप 5 ब्यूरोक्रेसी में शामिल मानी जाती थी।
यहाँ के अधिकारी अगर फाइल पर लिख देते थे कि यह कार्य संभव नहीं है तो मुख्यमंत्री भी उस बात को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन वर्तमान दौर में अगर हम देखें, और खास करके मैं बात करूं तो 98 के बाद जो एक वातावरण बना है दिग्विजय सिंह जी के दूसरे शासनकाल के दौरान, कि नौकरशाही को राजनीतिक हित साधने के लिए उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण नौकरशाही और राजनेताओं के बीच एक संबंध स्थापित होता चला गया। 2003 में थोड़ा सा ठीक हुआ था उमा भारती जी के आने के बाद, उसके बाद बाबूलाल गौर साहब रहे, उनके समय भी ठीक रहा। लेकिन शिवराज जी के आने के बाद मैं थोड़ा सा जो महसूस कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। जी जी, शिवराज जी के आने के बाद गौरव जी, क्योंकि ऐसा लगा कि गौरव जी अन्यथा तो भाजपा लेगी, हम तो आप सब एक ही हैं जी। क्योंकि ऐसा लगा कि शिवराज जी की प्रशासनिक सूझबूझ उतनी बेहतर नहीं है। उस समय नए नए मुख्यमंत्री थे और सीधे इसी पद पर आए थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगा, ब्यूरोक्रेसी उन पर थोड़ी सी हावी हुई। बाद के दिनों में अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी और शिवराज जी के बीच में जो एक परस्पर संबंध बना, और शिवराज जी ने कई बार यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को बचाते हुए कि राजनेताओं के निशाने पर नहीं होना चाहिए, और एक संबंध बनता चला गया। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी वो काम करने लगी जो पॉलिटिकल वर्कर के काम थे, और पॉलिटिकल वर्कर एक कोने में जाता चला गया। जो वर्तमान स्थिति में अमित शाह जी जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को धमका रहे हैं, या विपक्ष के नाते तो विपक्ष हमेशा ब्यूरोक्रेसी को धमकाता रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि सत्ता के अनुरूप काम करने की ब्यूरोक्रेसी की कर्तव्य होता था, तो ब्यूरोक्रेसी उस कर्तव्य का निर्वहन करता था। लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरीके से अमित शाह जी ने ब्यूरोक्रेसी को हड़काया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो आपने ओपनिंग करते हुए कही थी कि सत्ता के कार्यकर्ता भी कई बार ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लेते थे क्योंकि उनके अनुरूप काम नहीं होते थे। लेकिन वर्तमान दौर में जो ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के गठजोड़ के कारण पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, उसमें मजबूरन अमित शाह जी को ये बात कहना पड़ा। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी कई बार निशाने पर लेते रहे। उन्होंने नौकरशाही को कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, घर से निकला हूं उल्टा टांग दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, और बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं पिछले 18-20 साल के दरमियान की नौकरशाही को खुद सरकार के में बैठे लोग, खासतौर से मुख्यमंत्री ने भी उसको निशाने पर लिया है। लेकिन मैं अगले दौर की बातचीत में एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, वो ये कि अब नौकरशाही जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं की भी जगह ले रही है। तो कह सकते हैं कि नौकरशाही जब काम करती है वो सत्ता में बैठे मंत्री विधायकों का तो एक तरह से हक छीनती हुई दिखती कई बार, क्योंकि मुख्यमंत्री के आसपास वो इतनी जमा हो जाती है कि मंत्री भी उससे परेशान हो जाते हैं, और मंत्री अपने काम कराने के लिए हमने देखा कि नौकरशाही के सामने एक तरह से वो इल्तिजा करते देखे गए। तो मंत्री तक तो ठीक है, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं का भी हक, ऐसा लगता है कि जो नीचे के अधिकारी है, कर्मचारी, वो पार्टी कार्यकर्ता बन के जब काम करते हैं तो वो पार्टी कार्यकर्ताओं का भी हक छीनते नजर आते हैं। इसमें आपको जो उचित लगी वो आप टिप्पणी कर सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रघुवर दयाल गोहिया जी भी टेलीफोन लाइन पर है। रघुवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राघवेंद्र। बहुत लंबे दशक से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको लगभग 42 साल के करीब तो हो गया होगा मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में सक्रिय होते हुए, और इस 42 साल के दौर में आपने जिस ढंग की भी नौकरशाही को देखा हो, लेकिन अब जो नौकरशाही है वो दोनों तरफ के मजे तो लेती है, सत्ता के मजे भी लेती है, और प्रतिपक्ष जब उनके खिलाफ आक्रमण करता तो उसके भी मजे लेती है। और अब ऐसा दौर है ये चुनाव का जिसमें नौकरशाही पहली बार सत्ता के निशाने पर भी है और प्रतिपक्ष के निशाने पर तो बनता ही है उसका होना। आपकी राय कि नौकरशाही कितनी बिगड़ रही है, कितनी सुधर रही है, और राजनीतिक दल कितने कमजोर या मजबूत है जो उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और कई बार नौकरशाही के लिए पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल भी होती हैं उनके बचाव में। रघुवर जी, आपकी राय। देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीजों में बड़ी तेजी से बदलाव आया है, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, नेतागिरी हो, चाहे समाज के मैं माफी के साथ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हो। रघुवर जी, बड़ी तेजी से मेरी आवाज सुन रहे हैं? रघुवर जी, आपकी बात पूरा करें। जी, मैं एक प्रसंग आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। 1980 के समय की बात है ये,
आपको याद होगा अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में एक चीफ सेक्रेटरी रहे महेश नीलकंठ बुट्ट जी, जिनकी कर्मठता, कार्यशीलता और ईमानदारी के बड़े चर्चे थे। रघुवर जी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जी जी। बुट्ट साहब की जो धर्म पत्नी है निर्मला बुट्ट जी चीफ सेक्रेटरी के पद पर गई हैं, वो जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर नौकरशाही से मैंने एक तरह से वीआरएस ले लिया था, इस्तीफा देकर वो। हाँ, मैं वही प्रसंग बता रहा हूँ। वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी कि अर्जुन सिंह जी ने किसी एक बहुत छोटे से अधिकारी के तबादले को लेकर उन्हें मैसेज किया। वो मैसेज जो उन तक पहुंचा और उन्होंने उसको पेंडेंसी में रख दिया। फिर उनके पास टेलीफोन आया तो उन्होंने उस काम को नहीं किया, क्योंकि वो उनके हिसाब से, उनकी नजर के अनुसार वो वैध नहीं था। और जब ज्यादा दबाव आया तो उन्होंने वीआरएस ले लिया। तो इस तरह के नौकरशाह हुआ करते थे। और आज हम देख रहे हैं, जो आपने भी कहा कि अधिकारी कर्मचारी अब अपने पद, प्रभाव और पैसे की खातिर वो किसी भी हद तक नीचे जाने को तैयार है। उसमें मैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस इन सब का हवाला इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमने हमारे सीहोर जिले में एक ऐसे कलेक्टर को देखा है जो मुख्यमंत्री के सामने खुलेआम मंच पर घुटने का बल बैठा हुआ है और नतीजे के रूप में उसे आगे चल के बड़े ओहदे मिल गए हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारे सीहोर के एक कलेक्टर महोदय थे, बड़ा नाम उनका रहा है, अभी भी वो डेपुटेशन पे है, वो चीफ सेक्रेटरी बने बैठे हैं। तो और इस तरह के बहुत से मामले थे जहां अधिकारियों ने दोनों धाराओं में काम किया है। जो ईमानदार थे उन्होंने किसी की बात नहीं मानी गलत, और जो विमजिकल थे या जिनको पद, पैसा और प्रभाव आगे चल चाहिए था, वो कहीं ना कहीं सत्ता के सुख से और सत्ता की मुख्य विचारधारा से जुड़ते चले गए। बात यह है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि अब चाहकर भी राजनीति हो या कोई दूसरा तंत्र हो, वो उसे एक साथ खत्म नहीं कर सकता। ये हमारे व्यवस्था की कहीं ना कहीं ये मजबूरी है। अब उस पे अलग से आप चाहे तो डिबेट कर सकते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि आप जिधर पैर रख रहे हैं वहीं जमीन पोली नजर आ रही है। लोकायुक्त में आपको पता है 250 से भी ज्यादा प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं अधिकारियों के। 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई पहले हो चुकी, वो कोर्ट के माध्यम से हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके, उत्तीर्ण करके आईएएस पास होके अधिकारी बन के आते हैं, अगर उनका आचरण प्रो पॉलिटिशियन हो जाए या वो भ्रष्ट तंत्र के भी पार्ट हो जाए, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से मामलों में जहां नेता अफसरों को भ्रष्ट बनाते हैं, वहीं चूंकि अधिकारियों का एक पूरा मजबूत नेटवर्क है, तो अधिकारी भी नेताओं को भ्रष्ट बना देते हैं, और ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की आप बात करें तो अब इतने घोटाले हो गए हैं, इतने घोटाले हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास, नहीं सकते। मैं लौटूंगा। दरअसल एक गठजोड़ है, उसमें राजनेता, अधिकारी और माफिया, और उसमें एक चीज को और जोड़ लें, उसमें मीडिया भी शामिल हो गया है। तो ये जो एक तरह से चौकड़ी है, इसने पूरे लोकतंत्र को एक तरह से अपने कब्जे में कर रखा। तो इस पर फिर किसी दिन बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन योगीराज जी आज इस पर फोकस हम करना चाह रहे हैं कि ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं अधिकारी बड़े खिलाड़ी होते हैं, और सरकार किसी की भी हो, मुख्य खिलाड़ी तो अधिकारी माने जाते हैं। लोकतंत्र में जो भी सरकारें जनता से चुनकर आती हैं, लेकिन परीक्षा पास करके, यूपीएससी क्रैक करके जो लोग आते हैं, अगर वो उनकी ट्रेनिंग की बात करें तो अंग्रेजों के ज़माने की ट्रेनिंग है, उनको कलेक्टर कहा जाता है, बाद में फिर वो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का मामला है कि गुलामी के वक्त जो ट्रेनिंग दी गई थी आईसीएस को, अब जो आईएएस हो गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। वो एक अलग मामला जिस पर चर्चा करेंगे हम फिर कभी। लेकिन अभी तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय तो अधिकारी गरीब की लुगाई की तरह है, हर कोई उसको जो है टारगेट कर रहा है, और वो कई बार इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। कई बार वो ऐसे काम करते हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों उनको निशाने पर लें। अभी जो मामला कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि कुछ दिनों बाद जो है 2-4 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में छापे पड़ने वाले हैं, तो ये भी एक मामला आगे बनेगा चर्चा का। लेकिन अभी इसी पर कि अधिकारी आखिर ऐसा क्या करें कि वो किसी के निशाने पर नहीं आए, और अभी जो कर रहे हैं उसमें क्या वजह लगती है आपको कि वो निशाने पर चढ़े हुए हैं।
देखिए, इसके लिए खुद अधिकारी जिम्मेदार हैं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बुश साहब का बहुत उदाहरण दिया जाता है, और ऐसे और भी कई सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए हैं, लेकिन वो तब हुए जब उन्होंने अपनी ईमानदारी के दम पर टिके रहे। बिल्कुल। अब आज कितने अफसरों में इतना दम है कि वो अपने ईमानदारी पर टिके रहें और मंत्री का से मना कर दें या मुख्यमंत्री से मना कर दें। लेकिन योगी राज जी, उनके दम को किसने रोका है? हाँ, उनका दम तो किसी ने रोका नहीं है। वो खुद ही अगर बेईमान हो जाए तो क्या कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी पहले अधिकारी की इसलिए बनती है क्योंकि अफसर आता है 30 साल के लिए, ये मंत्री नेता तो आते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अफसरों की जिम्मेदारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और चूंकि वो लंबे समय से पद पर बैठे रहते हैं तो उनको वो सारे लूप होल्स भी पता रहता है जी, कि किस मंत्री को का गला कहाँ दबाना है, किस नेता की कहाँ गर्दन पकड़नी है। तो वो अपने अफसर शाही का, अपनी कुर्सी का पूरा उस रुतबे का भरपूर उपयोग करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। और अब तो ये हो गया है कि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि ये नेता है कि अफसर है कि क्या है, समझ में नहीं आता। बिल्कुल, अफसर लोग खुद नेता बन गए। अभी एक ताज़ा उदाहरण बहुत अच्छा इसी चुनाव में सामने आया, आप सबके सामने भी होगा। एक डिप्टी कलेक्टर है निशा बांगड़े, जिन्होंने इस्तीफा दिया और बड़ा चर्चा में रहा, और एक और अफसर हैं राजीव शर्मा। ये दोनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि निशा बांगड़े ये चुनाव में आना चाहती, चुनाव लड़ना चाहती, कमलनाथ जी से उनकी बात भी हो गई और वो कह रही मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाए तो कांग्रेस का मुझे टिकट मिल जाएगा। अब उनको टिकट विकट तो मिला नहीं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार करने में 4 से 5 महीने लग गया और वो हाईकोर्ट तक गई जी। इसी दूसरी तरफ राजीव शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, भाजपा से मैं टिकट लड़ूंगा, मेरा भी इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक अफसरशाही का ही उदाहरण है कि अफसरों को कैसे अफसरों ने बेवकूफ बनाया, किसका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया और एक का इस्तीफा इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ कि वो किसी दूसरी विचारधारा की थी और हाईकोर्ट तक लड़ना पड़ी। बिल्कुल, ये भी एक अफसरशाही का उदाहरण है। तो जब ऐसे इंटरेस्ट आपके जग रहे हैं नेतागिरी में, ऐसे आप हित अपने रखना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे का? बिल्कुल, तभी फिर नेता धमकाते हैं फिर। और दूसरी बात ये कि आप राजनीति में आ जाएंगे तो मैंने जो चर्चा की शुरुआत में कहा था गौरव जी कि दरअसल एक विधायक बन सकते हैं आप, इलेक्शन लड़कर इस्तीफा देंगे, मंत्री बन सकते हैं, बहुत कम अजीत जोगी जैसे भाग्यशाली होते हैं जो चीफ मिनिस्टर भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतम हमने देखा कि मंत्री ही ज़्यादा बन पाते हैं, विधायक बन पाते हैं या सांसद। तो जो काम आप कलेक्टर बनकर कर सकते हैं, जिले का कायाकल्प कर सकते हैं, आपके पूरे जिले का अधिकार होता है, आप मालिक होते हैं, वो काम आप कोई भी विधायक या मंत्री बनकर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 5 साल का होता है, 10 साल का होता है और आपका रुतबा तो 30 साल तक का होता है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि अधिकारी राजनीतिक रूप से इतने जबरदस्त कार्यकर्ता हो जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के पक्ष की बात हो या कांग्रेस की, वो प्रशासन भी करना चाहते हैं, वो सरकार के सलाहकार भी हो जाते हैं राजनीतिक। हमने देखा कई मंत्रियों के जो उनके अधिकारी वो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए उनका जो सेक्रेटरी होता है, जो उनके बाकी अधिकारी होते हैं, वो राजनीतिक सलाह देते हैं, जबकि इसके लिए एक व्यवस्था है कि चीफ मिनिस्टर या मंत्री अपनी पार्टी के लोगों से सलाह लेगा, लेकिन ये भी सलाहकार हो जाते हैं। तो यहीं से गंदगी शुरू होती है कि ये सब कुछ करना चाहते हैं, अधिकारी हर काम करना चाहता है, वो राजनीति भी करना चाहता है, वो अफसरशाही भी करना चाहता है और इसके साथ साथ वो गुटबाजी भी करता है। आपकी राय कि ये गंदगी ही उनको निशाने पर ला रही है बार बार, कहीं ना कहीं नौकरशाही को भी आत्ममंथन चिंतन करने की जरूरत मुझे लगता है कि आगे महसूस होगी बहुत शिद्दत के साथ। गौरव जी। राघवेंद्र जी, आपने लंबे समय प्रशासन को भी देखा, शासन को देखा है और आपने ये देखा होगा कि किसी अखबार में अगर 4 लाइन की सिंगल खबर भी छप जाती थी तो उस खबर के ऊपर एक्शन होता था। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग में कटिंग सेक्शन है जो इस तरीके के समाचारों को संग्रहित करता है और ब्यूरोक्रेसी के बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबको भेजता है। आज वो क्लिपिंग्स का जो बंडल रहता है, पैकेट रहता है, जो बंच रहता है, वो एक कोने में पड़ा रहता है। कोई ना मंत्री उसे देख रहा है, ना विधायक देख रहा है, ना अधिकारी देख रहे हैं और ना मुख्यमंत्री के पास उसे देखने की फुर्सत है। जब इस तरीके की हालात हो जाते हैं तो कर्मचारी अगर गलती कर रहा है या छोटा अधिकारी कोई गलती कर रहा है तो बड़ा अधिकारी जब उस पर एक्शन नहीं देगा या बड़ा अधिकारी उससे किसी भी तरीके का अन्य आर्थिक तरीके के प्रलोभन लेकर उसको ऊपर आंच नहीं आने देगा, तो इस सिस्टम को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ ब्यूरोक्रेसी का रहा और साथ में राजनेताओं का भी रहा है। क्योंकि घुड़सवार अच्छा हो तो उसे मालूम है कि कहाँ लगाम खींचना और कहाँ छोड़ना है, लेकिन
परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती गई लगातार कि राजनेताओं ने अधिकारियों को अपने हित साधने के लिए खिलौना बना लिया और अधिकारियों ने राजनेताओं को अपना हित साधने के लिए खिलौना बना लिया। जो वर्तमान स्थिति है उसका दुर्भाग्यजनक पहलू यही है कि आम जनता इसके कारण पीड़ित और प्रताड़ित हो रही है। राजनेता आज आरोप लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार कहा डंडा लेकर निकलूंगा, उल्टा लटका दूंगा। कितने अधिकारियों को उल्टा लटकाया गया, कितने अधिकारियों को डंडा मारा गया। सारी की सारी परिस्थितियां वैसी की वैसी रखी हुई है। बिल्कुल अंततः अमित शाह की भी मजबूरी हो जाती है कि वो ब्यूरोक्रेसी को करे आए और विपक्ष की भी मजबूरी हो जाती है कि वो ब्यूरोक्रेसी नहीं, विपक्ष का तो काम है, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही अगर नौकरशाही गड़बड़ करेगी तो वो नौकरशाही को भी टारगेट करेगा और सरकार को भी करेगा। लेकिन आपने जो पुरानी बात की है और रघुवर जी ने भी जो अर्जुन सिंह के जमाने का किस्सा सुनाया, मैं इसमें 30 सेकंड लूंगा कि वोरा जी को सबसे उदार मुख्यमंत्री माना जाता था। उनके बारे में कहा जाता था कि एक कागज को वो 2 तरीके से उस पर आदेश कर सकते हैं कि आप किसी एक व्यक्ति का तबादला कराइए, उस नोटशीट बन जाएगी, और बाद में उसी व्यक्ति के तबादला रोकने के लिए आप चले जाइए तो वो नोटशीट भी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अधिकारी मंत्रियों को, सीएम को अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन सीएम की अपनी धमक होती थी जो अब मंत्री की सरकार की नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं रघुवर जी बहुत संक्षेप में आपकी राय, क्योंकि अब समय खत्म हो चला है। जी, मेरा सिर्फ इस मामले में यही कहना है कि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें जी तो 1018 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जरूरत है जी। और कुल 842 हैं। तो काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है और समय भी कम रहता है। तो सारे अधिकारी जो हैं, कुछ एक खब्बा स्वरूप छोड़ दीजिए, वो अपने पद को और अपने प्रभाव को बचाए रखना चाहते हैं और उसके लिए वो कहीं भी समझौता कर लेते हैं। तो ये समझौतावादी मनोवृत्ति अधिकारी जब तक खत्म नहीं करेंगे, तबादले होने की भय से नहीं बचेंगे या गलत काम करने से नहीं इसमें डरेंगे, अधिकारी तो दोषी है, ये तो सिर्फ एक कारण हो सकते हैं कि अधिकारी कम है, लेकिन जो काम कर सकते हैं वो तो ठीक से करें। रघुवर योगीराज जी, आपकी बहुत छोटी सी 20-30 सेकंड में एक राय। देखो, अफसरों को ईमानदार रहने की बहुत जरूरत, क्योंकि जिम्मेदारी उन पे ज्यादा है। 30 साल की जिम्मेदारी उनके पास, और जो वो अफसर के रूप में वो जो सेवा कर सकते हैं, वो नेता के रूप में नेता भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अफसरों के पास बेईमानी करने के, राजनीति करने के और सरकार के सलाहकार बनने के अवसर पहले भी हुआ करते थे, लेकिन ये अवसर अब ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके चलते वो घालमेल कर रहे हैं। अफसर जो है अफसरशाही भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं। इस घालमेल को रोकने की जरूरत है, तभी वो राजनीतिक दलों के निशाने से बच पाएंगे, वरना आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ेगी और खराब होगी। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।